Hi all, welcome to Exam Shala. In this video, we are going to see some important news and articles of 13th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let's on to the main video. First news is about the Election Commission and the Chief Election Commissioner. Recently, Mr. Sunil Kumar is set to be appointed as the Chief Election Commissioner, that is CEC. Chief Election Commissioner of India, and Mr. Sunil Arora, which is the present Chief Election Commissioner, is going to retire, and उसके जगह पे Sunil Kumar is going to be appointed as the new Chief Election Commissioner. So we will understand what is Election Commission, what is an Election Commissioner, how it is different from a Chief Election Commissioner, what are its duties, and how it is being appointed. So Article 324 of the Constitution मैंडेट्स, संविधान के आर्टिकल 324 ये शक्ति देता है कि भारत में किसी भी तरह के चुनाव जो होंगे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, वो स्टेट दैट इज़ द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाएंगे, दैट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI. और उसके बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट होता है जब हम पंचायती कानून पास करते हैं, व्हेन वी पास द पंचायती राज अमेंडमेंट. और जब गांव में ग्राम पंचायत का गठन होता है तो ये सरकार को, यानी कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन द पावर टू फॉर्म स्टेट इलेक्शन कमीशन. सो देयर आर टू इलेक्शन कमीशन. वन इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस एंड विधानसभा इलेक्शंस. देन देयर इज़ अ स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका काम होता है म्युनिसिपल इलेक्शंस, जो म्यूनसिपालिटी है वहाँ की, एंड अनदर इज़ द लोकल पंचायत इलेक्शंस. नाउ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 से बताता है कि एक इलेक्शन कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ वन CEC, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और पार्लियामेंट टाइम टू टाइम विद द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की मर्जी से पार्लियामेंट अपने हिसाब से जितने चाहे उतने इलेक्शन कमिश्नर रख सकती है. ठीक है, तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें देयर इज़ वन CEC, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड देयर आर टू हिज सबऑर्डिनेट्स इलेक्शन कमिश्नर. इन तीनों की ही अपॉइंटमेंट, सो द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल दोज इलेक्शन, तो ऑल थ्री आर इलेक्शन कमिश्नर्स. उसमें से एक व्यक्ति जो होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और नॉर्मली उन तीनों की पावर सेम होती है, बट कोई डिस्प्यूट हो कोई अरेंजमेंट में तो उसको सॉल्व करने के लिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे दिया गया है. दूसरा, जब इन दोनों इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहमति ज़रूरी होती है. सो यही उनके दो सेम पावर्स हैं. सो स्पेशल पावर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज ही इज़ द डिसाइडर व्हेन देयर इज़ अ इक्वालिटी इन डिसीजन. सो व्हेन देयर इज़ अ कन्फ्यूजन इन डिसीजन, दोनों साइड एक इलेक्शन कमीशन के जरिए, तो उसको तोड़ने के लिए डिसीजन ब्रेकर इज गिवन बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. एंड द रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी डन ऑन द रिकमेंडेशन, यानी कि जब तक जो है CEC रिकमेंड नहीं करेगा, EC को नहीं हटाया जा सकता है, यानी इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटा सकता. यही दो उनकी स्पेशल पावर होती है. रेस्ट पावर्स एंड फंक्शंस आर ऑलमोस्ट द सेम, सैलरीज ऑल्सो सेम, प्रिविलेज भी सेम होती है. एंड प्रिविलेज मतलब उनकी कौन सी फैसिलिटीज़ दे एंजॉय. सो ऑल द इलेक्शन कमिश्नर्स एंजॉय फैसिलिटीज़ इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जज को जो फैसिलिटी मिलती है, ओके, दैट सेम काइंड ऑफ फैसिलिटी विल बी एंजॉयड बाय द इलेक्शन कमिश्नर्स. नाउ हु अपॉइंट्स the election commissioner? So all the election commissioners are appointed by the president of India and nominated. So भारत सरकार उनका नाम प्रेसिडेंट को देती है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं, बी इट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बी इट इलेक्शन कमिश्नर. तो इलेक्शन कमिश्नर, पहले आपको इलेक्शन कमिश्नर बनना होता है, एंड देन यू आर डिसाइडेड एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. रिमूवल, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टर्म लेंथ होता है या तो अपने डेट के अपॉइंटमेंट से 6 साल या 65 साल, जो पहले आ जाए. डेट इज, सपोज करिए कि एक व्यक्ति 62 ईयर्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, तो उसकी डेट कितनी होगी? 62 + 3 ईयर्स, बिकॉज ही विल बिकम अ पर्सन एट 65.
तो उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी 3 साल। वहीं कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में बनता है, सो ही कैन लिव फॉर 6 years or 5 years. Similarly, a person who is made at an age of 50, so he can complete 56 years. So whichever is earlier, जो पहले हो उसके हिसाब से। चलिए, now removal. Who removes the election commission? So it is removed just like the judge of the Supreme Court. Okay, so judge of the Supreme Court is removed by a process of similar like an impeachment process. ठीक है, दोनों हाउस से पास होना चाहिए, 2/3 majority होनी चाहिए। उसका ग्राउंड्स क्या होता है? द ग्राउंड इज इनकैपेसिटी, यानी कि वो काम करने लायक नहीं है, एंड प्रूवन मिसबिहेवियर, यानी प्रूवन ऐसा मिसबिहेवियर जो प्रूव हो चुका है। सो प्रूवन मिसबिहेवियर। ओके, so there are 2 grounds, one is incapacity and second is proven misbehavior. इन्हीं दोनों grounds पे the chief election commissioner can be removed and other election commissioners. Okay, so one is CEC is 2 subordinates, EC जो present structure है, इन दोनों को हटाने के लिए इसकी रिकमेंडेशन मिल गई तो सरकार इसको हटा सकती है। ठीक है, लेकिन इसको हटाने के लिए दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू द पार्लियामेंट। ठीक है, एक पार्लियामेंट लोअर हाउस या अपर हाउस में से 2/3 majority से पास हो, फिर दूसरे से 2/3 majority से पास हो, एंड देन ही विल जस्ट लाइक इन इम्पीचमेंट प्रोसेस। द ओनली डिफरेंस इज देयर आर ओनली 2 grounds, one is proven misbehavior and incapacity. So presently why it is in news? Because a new chief election commissioner is going to be appointed, and that is he is now constitution has not defined anything specific अबाउट द रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्वालिटीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बताया नहीं गया है। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो जो व्यक्ति एनी पर्सन हु इज़ हेडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हु इज़ गोइंग टू बी द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसके हाथ में इलेक्शन को होल्ड करने की पावर है, उसके कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस की कोई प्रावधान, यानी कि किसी को भी गवर्नमेंट लिटरली किसी को भी उठाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। उसके लिए कोई भी क्राइटेरियाज क्वालिटीज़ नहीं है, एंड दैट इज़ अ डिस्टर्बिंग थिंग। सेकंड इज़ रीअपॉइंटमेंट, फिर से। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ के जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर हैं उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है, फिर से अपॉइंट किया जा सकता है, उसका टर्म एक्सटेंड भी किया जा सकता है, न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ के। दूसरा, एक बार इलेक्शन कमीशन से रिटायर हो गए तो बाकी इलेक्शन कमिश्नर को फिर से किसी और गवर्नमेंट सर्विस में भी अपॉइंट किया जा सकता है। सो दीज 3 थिंग्स आर एक्चुअली व्हाट हैपनिंग। तो अपने रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, सो फॉर देयर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि दे विल वर्क under the influence of the government of the day, and which is the charge against the election commission that it works on the influence, जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में काम करता है, क्योंकि उसको फिर अपने रिमूवल के बाद भी नौकरी चाहिए, फिर से उसको कोई अच्छी पोस्ट चाहिए होगी। तो ये शंकाएं लगा सकती हैं, करता है या नहीं करता है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट दीज आर द कंडीशंस बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, Chief Election Commission and their power. So again Article 324 gives them a specific power to the Election Commission to conduct, superintend and manage, यानी कि जब इलेक्शन हो रहा होता है देन ECI ही सब कुछ होता है, लॉ एंड ऑर्डर, न्यू रूल्स, जितने IAS IPS ऑफिसर होते हैं, these all are going to report to the Election Commission of India. So he has complete power to see the adoption of moral code of conduct MCC. ठीक है, on the date of announcement of election, moment the election is announced, there is a moral code of conduct, moral code of conduct जिसको फॉलो करना होता है, और वो फॉलो नहीं हो रहा है या हो रहा है उसको देखने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का। अगेन देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 1950s which says कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल देना किसका काम है? पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर कराना,
कोई पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं वो देखना किसका काम है? नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी है ना, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है जो उनको तमगा मिलता है। नेशनल पार्टी होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसको डिसाइड कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। स्टेट पार्टी होने को डिसाइड कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। पार्टी को जो लिस्ट बनती है उसमें उसका सिंबल कौन देगा? जो नॉन सिंबल, जो विच आर इंडिपेंडेंट पार्टीज, इंडिपेंडेंट पर्सन कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, उनकी नंबरिंग कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। सो दीज आर द पावर गिवन टू द इलेक्शन कमीशन टू मेक देम able to get free and fair elections. And using such power, recently this election commission has stopped Chief Minister of Bengal, that is Shri Mamata Banerjee, to do rallies for 24 hours. No rallies for 25 because they criticize the CRPF and they उन्होंने CRPF के खिलाफ जो है वो भावना भड़काने का उनके पर इल्ज़ाम लगा हुआ था, धार्मिक रिलीजियस वोट अपील का चार्ज लगा, एंड दैट इज़ वाई ही हैज़ द पावर टू सस्पेंड ऑल द रैलीज एंड अनाउंसमेंट और एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम्स ऑफ श्री ममता बनर्जी, एंड दैट इज़ वाई द ऑपोजिशन इज अपोजिंग that he is not doing against anything in the ruling party, but he is, the election commissioner is punishing the running opposition parties, that is the party of Mamata Banerjee, that is TMC. But there has been also suspensions of the members of like Hemant Biswa Sarma in Assam, okay, Mr. Sinha in West Bengal also. So role of election commission is to maintain impartiality and maintain the trust of the people in the election system, and that is why they have given so much of power. So this was all for our today's understanding of the election commission. Now we'll move on to the next news. Next news is the panel, that is an expert panel by the government of India clears Sputnik V. Okay, this Sputnik V as a third accepted vaccine in India. Now we already had two. One was the Covaxin. Covaxin was developed by the Bharat Biotech, Hyderabad, and another was the Covishield. Covishield was developed by the Serum Institute of India, SII, Pune, and the formula was Oxford AstraZeneca medicine. Now there is a third vaccine, that is Sputnik 5. It is a Russian vaccine with Indian partner of Dr. Reddy. So you might have heard Dr. Reddy की दवाइयाँ आपने सुनी होंगी, डॉक्टर रेड्डीज़ लैब. तो डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ मिलकर स्पुटनिक 5 जो वैक्सीन बना रहा है उसको गवर्नमेंट ने अभी इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्लाई किया है, जो उसके फिजिकल इंडिया में ट्रायल नहीं हुए लेकिन रशिया में ट्रायल्स हो चुके हैं, और उसके बेस पे हम ये देखने वाले हैं व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सपेक्टिव्स, दैट इज़ व्हाट इज़ स्पुटनिक वी, हु डेवलप्स इट, व्हाट इज़ इट्स टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ इट्स एफिकेसी. सो फर्स्ट इज़ एक्सपर्ट पैनल. अब जब एक्सपर्ट पैनल की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ दैट एक्सपर्ट पैनल? सो एक्सपर्ट पैनल इज नथिंग बट इट इज़ अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, दैट इज़ SEC अंडर द नीति आयोग. सो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है नीति आयोग. नीति आयोग के अंडर में एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, इसका नाम है सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप, SEC. और SEC का काम है वैक्सीनों को देखना, वर्ल्ड वाइड वैक्सीन को देखना, समझना, और उसको अप्रूवल के लिए DGCI, दैट इज़ DCGI, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. इंडिया में कोई भी दवा बिना इस ऑर्गेनाइजेशन, इस व्यक्ति के अप्रूवल के बिना यूज़ नहीं की जा सकती, दैट इज़ द DCGI, डायरेक्ट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, सो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव्स अ मेडिसिन और अ वैक्सीन, देन ओनली इट कैन बी यूज इन इंडिया. सो उसको कौन एडवाइस करता है? सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट ग्रुप, दैट इज़ इनडायरेक्टली इट इज़ गिवन पावर टू check the vaccines all around the world, their efficacy, their need, our requirement, and then advise the DCGI to apply for emergency uses. Emergency use क्यों? Because for applying any vaccine permanent uses at least there should be a 2 or 3 years more data available. बट अभी 2 या 3 साल से ज़्यादा का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनको एमरजेंसी यूज़ के लिए ही दिया गया है. दैट इज़ एट द केस ऑफ पैंडमिक, जब महामारी फैल रही होती है तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मल चीज़ों में इट कैन नॉट बी यूज बिकॉज एट नॉर्मल टाइम्स इट टेक्स अ टाइम लैप्स ऑफ 3 to 5 years फॉर अ नॉर्मल यूजेस ऑफ अ वैक्सीन. सो दिस वॉज द एक्सपर्ट कमिटी विच इज़ अंडर द नीति आयोग एंड विच advises the drug controller general of India. Now what about the Sputnik V vaccine? Sputnik V vaccine has been developed by the Gamaleya National Research Institute at
Moscow. Now this is very important for PT point of view, that is where it has been developed. So it has been developed from Gamaleya National Research Institute, Moscow. And who are developing it? So Russian Direct Investment Fund, that is RDIF, with its Indian partner, that is Dr. Reddy's lab in Hyderabad. Now what is the technology, or what is the concept, which is being used by this? So it uses a copy of adenovirus. What is adenovirus? So adenovirus is a kind of a pathogen which causes cold cause और कॉमन कोल्ड. ठीक है. सो जो नॉर्मल सर्दी होती है ना, कॉमन कोल्ड, उसको फैलाने वाला जो वायरस होता है, एडिनो वायरस का एक कॉपी लेके, उसी का मॉडिफिकेशन लेके इसको वैक्सीन को बनाया गया है. इसके दो अलग अलग शॉट्स होते हैं. दो अलग अलग शॉट्स में दो अलग अलग तरीके के एडिनो वायरस के स्ट्रेन्स को लेकर द वैक्सीन हैज़ बीन मेड. दीज वायरसेस आर वीकेंड. सो वो जो वैक्सीन में जो एडिनो वायरस हम यूज़ करते हैं वो एक वीकेंड एडिनो वायरस होता है. एंड वीकेंड इन द सेंस दैट दे कैन नॉट रेप्लिकेट, यानी कि खुद से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो बॉडी में अंदर जाने के बाद उनकी ग्रोथ नहीं होगी, जो है उतना ही रहने वाला है. एंड व्हाट विल हैपन? सो व्हेन एनीथिंग पैथोजेंस एंटर द बॉडी, बॉडी डेवलप्स एंटीबॉडीज़ टू फाइट देम. एंड एक बार एंटीबॉडीज को पता चल गया कि इस तरह की चीज़ों से ऐसे लड़ाई करना है, दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज immunization, that is the memory. Body is allowed to learn from the pathogens that these kinds of pathogen are fight by this particular method or this particular protein. Body develops a special kind of protein to fight such kind of antigens, pathogens in our body, and that is the whole concept of immunization. So what we are using is a weak strain of adenovirus, and that adenovirus is not able to reproduce, and it allows the body to generate such kind of immune system to fight any spike protein. यानी कि कोई भी तरह का spike protein वाला वायरस अगर बॉडी में आएगा, then the body will be able to fight. Why? Because it already had fighted with the adenovirus. This is the various basic concept of immunization, and on this process the Sputnik V vaccine works. The Sputnik V vaccine works on this condition. Now what are its logistics? So its logistics are, it can be in the liquid phase. So the liquid Sputnik V, which is in liquid state, requires minus 18 degrees Celsius to be kept. Otherwise it will be faulty. But the frozen state, that is inside a freeze state, it needs only 2 to 8 degrees Celsius, which is very much acceptable, or which is very much easy, or the kind of a practical to develop in a kind of a normal refrigerator. So there is a normal refrigerator range is 2 to 8 degrees Celsius, which same as our Covaxin and Covishield. So they can be kept under 2 to 8 degrees Celsius, and this condition is very much helpful because in India is a tropical country and the temperature rises there. Secondly, we do not have that much kind of infrastructure to have minus 18 degrees Celsius of temperature all over the area. So उस मोबिलिटी को चैलेंज करने के लिए, दैट इज़ टू चैलेंज सच मोबिलिटी, वी आर नॉट हैव एक्सेप्टेड द मॉडर्ना of USA, Pfizer of USA, because they need a special kind of low temperature infrastructure, a special kind of cold chain management. And you know, our rural India, suburban India, where we do not have such kind of refrigeration, heavy, so that is last only up to 2 to 4 degrees Celsius, not more than that. So these vaccines will get wasted, and that is why Sputnik 5 is very much suitable in comparison to the other vaccines in India, and so it can be kept under 2 to 8 degrees Celsius. Now what about efficacy? So its efficacy is 91.6%, but the only game is it has not been tested in India. So it has been tested in Russia only, and based on these 3 phase reports of testing in Russia, the Lancet, that is the medical journal, which is a renowned medical journal in the world. सारे विश्व में अगर किसी मेडिकल जर्नल की स्टेटस है, रिनाउंड है, मान पहचान है, तो दैट इज़ अ लैंसेट. एंड लैंसेट रिपोर्ट में इट हैज़ बिन पब्लिश्ड बेस्ड ऑन द 3 phase data of the trials of the Sputnik vaccine that its efficacy is 91.6%, which is comparatively better. But the only thing is it is never been tested in the Indian genes and Indian conditions.
and that is why it is now allowed for the emergency use, seeing the demand crunch in the and rise of the second phase of the vaccine, second phase of the COVID-19 in India. So this was all for today's news. We'll see you in the next video.